यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं डेली सीटेट की हम तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो सीटेट में जो हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं हम छठी की जो क्लास 6 की आपकी साइंस है, उसे एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उसकी तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर वाइज जो हम समरी है वो देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट है वही पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी जो हम है 8 चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, तो चैप्टर 9 में क्या है आपका सजीव यानी विशेषताएं एवं उसकी आवाज़, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसके फीचर है और जो उसका आवाज़ है, उसके बारे में, जो सजीव आपके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 की ओर। चलिए, ये हमारा चैप्टर है 9। चैप्टर नंबर 9 है सजीव विशेषताएं और उसके आवास। विशेषताएं है उसकी जो फीचर्स है और जो उसका आवास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसमें आपका एक जनरली क्या है, आपके पहेली और बुझों के जो छुट्टी में क्या गई, जो पहेली और बुझों के माध्यम से जो समझेगी। तो पहेली और बुझे जो थी वो छुट्टियों में जो अनेक जो रोमांचक जो जगह होती है, स्थान होते हैं, उन पर घूमने के लिए, जैसे आप छुट्टियों में घूमने के लिए जाते हो, तो उसी तरह वे अपने घूमने के लिए जो अलग अलग जगह पर वे घूमने के लिए गए। तो यात्रा जैसे वे कर रहे थे, तो वे कहाँ पर गए, ऋषिकेश में गए गंगा नदी देखने। वे कहाँ पर गए, ऋषिकेश में गंगा नदी के लिए देखने के लिए गए। और उन्होंने जो हिमालय की जो हिमाच्छादित पर्वत है श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण भी किया, जहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो उन पर्वतों पर उन्होंने क्या देखा, ओक देखा, चीड़ देखा और देवदार जैसे जो वृक्ष होते हैं वे उन्होंने देखे। और मैदानी जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में उन्होंने वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न देखे। तो उनके जो मैदानी क्षेत्र के वो जो वृक्ष है वे क्या थे, भिन्न थे। तो उनसे और उन्होंने क्या राजस्थान की यात्रा भी की, जहाँ पर उन्होंने ऊँट जो था वो मरुस्थल में भी घूमते, यानी जो ऊँट थे उन्होंने वे देखे कि वे उष्ण मरुस्थल में घूमे। यहाँ से उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने नागफनी जो है उसके भी पदार्थ देखे, उसके भी जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो उन्होंने देखे अलग अलग तरह के। तो अंत में वे पूरी कहाँ गए, अंत में वे गए पूरी जो समुद्र तट की सैर की ओर। वहाँ केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। कौन से, जो केजुराइना का जो वृक्ष होता है उसकी कतार उन्होंने देखी। उन स्थानों का जब उन्होंने भ्रमण किया, उसमें उन्होंने रोमांचक और उल्लासपूर्ण क्षणों का जो स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया, उन्होंने एक जो थिंक आया, एक विचार आया कि जो सभी स्थान है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। हर जगह क्या है, आपको भिन्नता पाएगी और एक जगह दूसरी जगह से वो है अलग आपको दिखाई देगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी बदल जाएगी, रहन सहन भी आपका बदल जाता है और जो लैंग्वेज होते हैं, खाना पीना, ये सब उसमें बदल जाते हैं। तो इसी तरह कुछ तो बहुत ही ठंडे क्षेत्र होते हैं और कुछ बहुत उष्ण और सूक्ष्म स्थान आपको दिखेंगे। तो उन्हीं स्थानों को जो स्थान है, जो प्लेस आपने घूमे, उनके अनेक प्रकार की आपने सैर की, जिसमें सजीव वस्तुएं भी थी। जिसमें कैसे थी, सजीव वस्तुएं भी थी। जैसे छोटी सी मकड़ी नजर आई, तो उसमें क्या उन्होंने कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है उस पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कोई जीव नहीं पाया जा सकता। तो बुझो जो है उसने अपने जो आसपास के जो उसका है, अपने घर के जो आसपास के स्थानों को ध्यान दिया और घर के अंदर उसने क्या, उसे याद आया कि अलमारी और जो दरवाजा उसने देखा, घर के अंदर उसके जो अलमारी है और दरवाजा उसने देखा। उसने सोचा, उसके मन में विचार आया, सोचा कि इनमें कोई सजीव नहीं है। तो उनमें से कोई सा भी क्या नहीं है, सजीव नहीं है, दोनों निर्जीव है, सजीव नहीं है। परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। फिर उसे क्या, एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हो। तो पहले जो है उसने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ा और सोचना प्रारंभ किया। तभी जो ज्वालामुखी के मुख यानी मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला। तो चलिए, सजीवों के लिए जो खोज है, सजीव के लिए जो खोज है। अब हमारा जो आगे है चैप्टर है, जो पहला पॉइंट आता है, ये हमारी एक यानी सजीव जो पहली और बुझो की इसमें था कि वे छुट्टी के टाइम पर घूमने गए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी। तो सजीव इसमें बात करें, उसके मन में जो है घूमने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में आए। तो इसी तरह पहला टॉपिक हम चलते हैं, पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है सजीव एवं उनका परिवेश। जो सजीव है और उनका जो परिवेश है वो कैसा है।
चलिए तो इसमें जो सजीव था यानी जो पहली आपने देखी और उसमें जो भुजो था उसके जो मस्तिष्क का उसके जो माइंड था उसमें विचार आया कि जिन स्थानों की उसने सैर की थी वहाँ पर जो जीव है वो किस तरह के मिलते थे। तो जीव किस तरह के मिलते थे, पहला जो पॉइंट है अब आपका, मरुस्थल में क्या थे, ऊँट थे। जो मरुस्थल में वे गए, रेगिस्तान जो होता है और वहाँ पर उन्होंने ऊँट देखे, तो रेगिस्तान में ऊँट ही चलते, ओबियसली बात है। दूसरा पॉइंट है पर्वत पर बकरी एवं याक थे। जो पर्वत थे, पहाड़ थे, उस पर उन्होंने बकरी और याक देखे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। जो पुरी है तो पुरी का जो समुद्र तट था उस पर उन्होंने केकड़े देखे और जो अनेक प्रकार की यानी डिफरेंट टाइप की उन्होंने वहाँ पर फिश देखी, मछली देखी, जिन्हें जो मछुआरे होते हैं वो पकड़ रहे थे, या तो उन्हें खाने के लिए या फिर उन्हें बेचने के लिए। आगे है, साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थी। तो इन स्थानों पर क्या थी, जो ये स्थान था इन पर जो चींटियां होती है, जो अंट होती है, वो भी प्रेजेंट थी और अलग तरह के जो जीव होते हैं वे भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधे की प्रजातियों से कैसे थे, भिन्न थे, डिफरेंट थे। तो इन जो आपने क्षेत्र देखे, इन क्षेत्रों पर जो प्लांट थे तो वे जो अदर प्लांट थे यानी अदर प्लांटों से, अदर एरिया के जो प्लांट थे वहाँ से बिल्कुल क्या थे, डिफरेंट थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी वन से प्रारंभ, कहाँ से प्रारंभ करते हैं, जो वन होता है जहाँ पर पेड़ ही पेड़ होते हैं, वन ही वन, तो वहाँ से आप इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। आपको सोचना है कि एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी आपको लिखना है। यानी एक जगह पर आपको क्या करना है, एक अलग अलग आपको टेबल बना लेनी है जिसमें आप अलग अलग यानी एक जगह पर आप एक जगह जो पाए जाते जंतु पौधे वो लिखना है, दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वस्तु और जंतु दूसरे टेबल में आपको लिखना है। अपने मित्रों, जो आपके मित्र है, जो फ्रेंड्स है, या माता पिता जो आपके पेरेंट्स है, टीचर है, इस पर भी विचार आपको विमर्श कीजिए। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों के नाम भी आपको लिखने हैं जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। वहाँ के प्लांट और जो एनिमल्स है उनके नाम भी आपको लिखना है। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिसमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार की वस्तु हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो, संभवतः ये पौधों के भाग जैसे सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय जो चैप्टर 5 हमारा था उसमें इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हैं। तो जो चैप्टर हमारा 5 था उसमें हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जल था यानी समुद्र के जल में क्या हुए थे, लवण घुले हुए थे। चैप्टर 5 क्या था, पदार्थों का पृथक्करण, यानी हम जैसे चाय की पत्ती को पदार्थों का पृथक्करण में हमने क्या पढ़ा था, पदार्थों का जो पृथक्करण था चैप्टर 5 हमारा, इसमें हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस को यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, तो सेपरेट कैसे करते हैं सब्सटेंस को, जो सेपरेशन है वो कैसे होता है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हमने पढ़ा था इसमें। तो इसमें था जैसे आपकी जो चाय पत्ती, जैसे आप चाय आपकी तैयार हो जाती है, तो चाय जब बन जाती है तो उसे पीने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप उसे छानते हो यानी छलनी का यूज़ करते हो। तो छलनी का जो यूज़ करते हो, छलनी, तो छलनी जब आप चाय से जो यानी छलनी से जब आप चाय को छानते हो तो उसमें जो चाय की पत्ती होती है वो छलनी के ऊपर आ जाती है और जो चाय आपके होते हैं वो नीचे आपके चले जाते। तो इसी तरह क्या, ये आपका अध्याय 5 में आपने पढ़ा था। तो इसी तरह जो समुद्री जल में जो लवण होते हैं वो घुले होते हैं, तो इसकी अन्य कुछ विशेष वस्तु भी हो सकती है, तो इससे अदर भी कुछ वस्तु आपकी हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा आवास है एवं अनुकूलन। कैसा, यानी जो आवास है और उसका जो अनुकूलन है। तो आवास और अनुकूलन में, चलिए आवास और अनुकूलन में देखते हैं समुद्र तथा मरुस्थल। तो हमने क्या लिया, समुद्र तथा मरुस्थल, इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है, यानी जो समुद्र में रहते हैं और जो मरुस्थल में है, उन दोनों जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उनका जो परिवेश है, जो रहने का तरीका है वो कैसा है। तो पहले हम समुद्र तथा मरुस्थल में, जो समुद्र
तथा मरुस्थल यानी समुद्र में जंतु तथा पौधे क्या है, लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं। तो समुद्र में जो जंतु रहते हैं वे या पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, लवणीय यानी वो खारे पानी में रहते हैं। खारे पानी में क्यों, क्योंकि उसमें साल्ट की यानी जो नमक की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो समुद्र का पानी रहता है वो कैसा होता है, खारा होता है। तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो वे सांस लेने के लिए जब जो प्लांट्स या जो एनिमल्स जो हमारे समुद्र में होते हैं, सी में होते हैं, तो जो सी में होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें जो लवणीय यानी खारा पानी जो साल्टी वाटर आपको मिलता है, कैसा वाटर, जो साल्टी होता है वाटर, तो उसमें जो श्वसन के लिए जो जल में जो विलय यानी जो वायु यानी जो ऑक्सीजन का उपयोग वो करते हैं। तो सांस लेने के लिए उन्हें क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उपयोग वहाँ पर करते हैं। इसी तरह अब हम मरुस्थल की बात करते हैं, तो जो रेगिस्तान का यानी मरुस्थल जिसमें रेती रेत आपको होता है, तो मरुस्थल जो राजस्थान आपका है, तो मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो जैसे आपने देखा भी होगा जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तानी यानी जहाँ पर रेत ही रेत आपका होता है, रेगिस्तान क्या, जो स्थान जहाँ पर रेत ही रेत आपका दिखाई देता है, तो इसमें कम मात्रा में क्या, यहाँ पर वाटर आपको अवेलेबल मिलेगा, वाटर की जो मात्रा होगी वो कम होगी, जल्दी से आपको जो वाटर है दूर दूर तक जल्दी वाटर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो मरुस्थल दिन में बहुत गर्म, जो रेगिस्तान होता है या जो मरुस्थल होता है वो दिन में बहुत ही गर्म होता है। किस कारण से, क्योंकि रेत की वजह से जो मरुस्थल होता है वो वहाँ पर गर्म, और रात में क्या होता है वो ठंडा, यानी जो रेत होता है, रेत आपने देखा होगा दिन के टाइम पर वो गर्म रहता है और रात में वो ठंडा हो जाता है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। तो जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, उसमें जो पाए जाने जो वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, भूमि पर, धरती पर वो रहते हैं। और श्वसन के लिए जो आसपास की वायु का वो उपयोग करते हैं, तो सांस लेने के लिए वो जो आसपास की जो एयर होती है, जो वायु होती है, उसका यूज़ करते हैं रेगिस्तान में। और समुद्र में जो था उसमें खारे पानी में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसी से, और सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है। समुद्र और मरुस्थल जो है ये दोनों क्या है, डिफरेंट प्रकार के आवेश है, परिवेश है, और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। तो दोनों ही क्षेत्र में हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं जैसे ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। चलिए, ऊँट और मछली का इसमें परीक्षण यानी टेस्ट आपका बोला गया है। चलिए तो पहले नंबर पर हम लेते हैं ऊँट। तो ऊँट की जो शारीरिक संरचना, ऊँट काफ़ी लंबा होता है, यानी ऊँट की जो संरचना है वो शारीरिक संरचना उसे मरुस्थली में रहने योग्य बनाते हैं। तो ऊँट की जो शारीरिक यानी जो उसकी संरचना है, जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो उसे कहाँ पर यानी जो रेगिस्तान है उसमें रहने योग्य बनाता है। ऊँट के पैर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। ऊँट के जो पैर होते हैं वो लंबे, आपने देखी होगी ऊँट की जो टांगे होती है, जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। जिसके जो उसके पैरों की वजह से जो ऊँट है, जो कैमल होता है, तो कैमल के जो पैर होते हैं, जो लेग होती है, वो काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग होती है, जिस कारण से वो उसकी जो बॉडी है, वो शरीर यानी जो उसकी बॉडी होती है, वो रेत जो है, सैंड है, उसकी जो गर्मी है उसको दूर रहती है, यानी गर्मी से वो क्या है, उसका शरीर दूर रहता है। अगला पॉइंट है, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। तो मूत्रोत्सर्जन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, तथा मल शुष्क होता है। जो उसका मल होता है वो कैसा होता है, शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता, उन्हें जो पसीना है वो भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का हाश बहुत कम होता है। क्योंकि उसका जो बॉडी है, उसकी जो शरीर है, उससे जो जल का जो हाश होता है वो बहुत ही कम होता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। जो ऊँट होता है वो पानी के बिना काफ़ी दिन तक रह लेता है, क्योंकि जो उसे पसीना नहीं आता तो वाटर का जो वेस्टेज है वो भी कम होता है, और मूत्र से जो है यानी जो उसका टॉयलेट जो है ये भी उसको कम आता है। तो इसलिए जो वो ज़्यादा टाइम तक क्या है, बिना पानी के भी रह सकता है। जो कैमल होता है वो ज़्यादा बिना पानी के भी कई दिनों तक रह पाता है। चलिए आगे अब आपका विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें, यानी डिफरेंट टाइप की जो फिश होती है उनको देखते हैं।
चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका, इतने अधिक किस्म की मछलियों में आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है। तो इतने अधिक जो किस्म की जो मछलियां आपने देखी, उनमें आपको जो आकृति उनकी होती है, सेफ होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको समानताएं दिखाई देगी। कैसे? इन सभी का शरीर धारा रेखा होता है। तो सभी के शरीर में क्या होते हैं? धारा आपको दिखाई देगी, यानी लाइनिंग। धारा का मतलब क्या? जो लाइनिंग होती है वो आपको दिखाई देगी, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। इसकी जो चर्चा है वो हमने जो लास्ट चैप्टर अपना पढ़ा था, कल जो हमने चैप्टर अपना पढ़ा है उस चैप्टर में हमने देखा था। तो 8वां चैप्टर जो था, हमने 8वें चैप्टर में क्या बात की थी? तो मछलियों का मछली का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो धारा रेखा है, धारा रेखा होता है। 8वां चैप्टर में क्या था हमारा? 8वां चैप्टर था शरीर में गति। तो जो बॉडी थी उसमें गति में हमने देखा था। आगे है उनकी यह आकृति, जो ये आकृति होती है, उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में क्या करती है? सहायता करती है, हेल्प करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। जो मछलियों की जो बॉडी होती है वो चिकने चिकने जो सल्क होते हैं उससे कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। आगे है, ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही है। जो सल्क होते हैं वो मछली को सेफ्टी प्रदान करते हैं, यानी मछली जो है सल्क की वजह से सेफ रहती है। सेफ्टी जो उन्हें देता है, सल्क देते हैं। साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है। तो जल में जब वो सुगम यानी जो गति कर सके उसके लिए भी हेल्पफुल है। सल्क की बात हम कर रहे हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी, जो शरीर में गति थी उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, यानी लास्ट चैप्टर जो हमारा था शरीर में गति, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मछली के पंख एवं पूंछ कैसी थी? चपड़ी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है, हेल्प करती है। तो जो साइंस आप कर रहे हो, यानी एनसीईआरटी की जो आप साइंस कर रहे हो, डेली एक चैप्टर जो आप कर रहे हो, इसमें एक दूसरा जो चैप्टर है एक दूसरे से रिलेट करता हुआ आपका चैप्टर चला। जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर से देख ही रहे हो, एक दूसरे चैप्टर में, यानी आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा तो वही आपको सेकंड चैप्टर में भी आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, यानी इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आपको एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं, सारे चैप्टर आपको करने हैं, जिससे आपको कुछ भी आपका छूटे ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका मछली के गिल। तो मछली के जो गिल यानी जिसे क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो जब मछली के गिल क्या करते हैं? उसे जल में, यानी मछली गिल के द्वारा क्या लेते हैं? जो गिल्स होते हैं उसके, जो उससे वो सांस लेती है जल में। वाटर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो हेल्पफुल होते हैं। आगे है मछली की संरचना है, जो मछली की जो स्ट्रक्चर है उसे जल में रहने में सहायक होती है। जल जो है, वाटर है, उसमें रहने में उसे सहायक होती है। तथा ऊँट की संरचनाएं जो है, देखिए मछली की संरचनाएं किसमें? यानी वाटर में मछली रहती है, जल में मछली रहती है, वहाँ पर उसके लिए हेल्पफुल है। और जो ऊँट है, ऊँट की जो बॉडी की जो संरचना है उसे कहाँ पर? मरुस्थल यानी जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में रहने में सहायता करती है। हमने अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। तो इनमें से केवल और केवल हमने 2 एग्जाम्पल ऐसे लिए, ऊँट और मछली, उसी के द्वारा, यानी उन दोनों एग्जाम्पल को लेकर ही हम इसे जो है पढ़ पाए। यानी इसमें जल में और समुद्र, जो समुद्र था यानी जल में कैसे रहते हैं, और जो है रेगिस्तान में कौन सा, उन्हीं के माध्यम से हमने ये पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं अनुकूलन। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है अनुकूलन, यानी अनुकूल इन्वायरमेंट जो होता है। चलिए अनुकूलन किसे कहते हैं? तो सजीवों की, पहला पॉइंट है इसमें, सजीवों की इन सभी किस्मों में, सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है। तो कैसी? यानी जो विशिष्ट सी, स्पेशल सी जो फीचर होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है। अपना जो उनका परिवेश होता है उसमें रहने योग्य बनाते हैं, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं, जिसमें वे प्राय कैसे पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, आप खुद को ले लीजिए, यानी मनुष्य है, जो मनुष्य आपका है या ह्यूमन बीइंग आप मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है? मनुष्य जो है या आप जो व्यक्ति हो, तो इसमें क्या, आप गर्मी के टाइम गर्मी, अब आप क्या चला है सर्दी, तो इसी के अनुकूल क्या जो आपकी बॉडी होती है वो चेंज आपकी हो जाता है। गर्मी में वो विंटर, या गर्मी जो है, गर्मी में वो समर जो आपका होता है, गर्मी यानी समर, इसमें धूप आपकी सहन करते हैं। सर्दी में वो क्या जो
सर्दी होती है उसको सहन करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा बॉडी है वो क्या है, अपने आप को ढाल लेती है, यानी अपने आप को उस आवाज़ में उसमें आपको ढाल लेती है। जैसे गर्मी के टाइम में गर्मी के अनुकूल चलती है और सर्दी में सर्दी के। तो इसी में क्या है, हमारी जो बॉडी है वो हैबिचुअल होती है। तो इसी में आपका है, आगे है कि अगला पॉइंट है अब हमारा, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो जो विशिष्ट संरचना है, जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर होती है और जो उसका स्वभाव यानी जो बिहेवियर की जो प्रेजेंस होती है वो पौधे हो या फिर जंतु हो उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अगला पॉइंट है, विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। आगे है आवास। तो आवास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है आवास। तो आवास की ओर चलते हैं। आवास होता क्या है, तो आवास जो है इसमें सजीव का वह स्थान, जो सजीव होते हैं, जो सांस, सजीव का सिंपली वर्ड क्या है, जो लिविंग चीजें होती है। लिविंग को क्या बोला जाता है, जो सांस लेने वाली होती है, जो क्या लेती है, सांस लेती है, उन्हें ही लिविंग वस्तुएं आपके बोलते हैं। और निर्जीव जो होती है, निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती है, जो नॉन लिविंग होती है, जैसे कि आपके घर में चेयर होती है, टेबल होती है, ये सब नॉन लिविंग आपकी है, जो निर्जीव होती है, जो सांस नहीं ले सकती। तो इसमें आवास जो है, आवास में होता है सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है। जैसे कि आप जहाँ पर आप रहते हो अपने घर में, तो वो आपका क्या है, आवास कहलाता है, आपका घर जिसमें आप रहते हो। अपने दूसरा पॉइंट, अपने भोजन, वायु, श्रण, स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर क्या होता है, अपने घर पर डिपेंड रहता है। यानी अगर आपको भूख लगती है या फिर आपको सोना है या फिर आपको जो गर्मी लग रही है, तो उस आप किस पर डिपेंड रहोगे, या फिर आपकी जो अदर जो नीड होती है, जो आपके लिए नेसेसरी है, तो उन सभी को आप किस पर डिपेंड रहोगे, अपने घर पर। यानी आपको सारी जो फैसिलिटी है कहाँ पर मिल रही है, आपके घर पर। तो आप कहाँ पर ऑब्वियसली जो डिपेंड आप रहोगे, अपने घर पर आप डिपेंड रहोगे, निर्भर रहोगे। तो उसी तरह जो सजीव है, जो भी मतलब जो जहाँ पर यानी जिसका जो आवास है वो वहीं पर डिपेंड अपना रहता है। आवास का जो सिंपली अर्थ है, आवास का अर्थ क्या, आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी एक घर। जैसे कि आपका घर, आप अपने घर में रहते हो, तो विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पर, जो एक ही आवास होता है उसमें संयुक्त रूप से रह सकते हैं, एक ही आवास में जुड़कर रह सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। जैसे कि ज्वाइंट फैमिली होती है, तो उसी में यानी जो पर्सन होते हैं, जो पीपल उसमें रहते हैं, वो सभी क्या डिफरेंट डिफरेंट उनकी थिंकिंग होती है, सभी का जो पहनावा होता है वो अलग होता है, लेकिन वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी तरह आपका जो प्लांट और एनिमल है वो एक ही आवास या एक ही घर में रह सकते हैं संयुक्त रूप से। नेक्स्ट आगे है, अगला टॉपिक है हमारा स्थलीय आवास। तो स्थलीय आवास किसको बोला जाता है, स्थलीय जो आवास होता है वो किसको कहा जाता है, तो स्थल यानी जो स्थल, यानी स्थल क्या होता है, जमीन आपकी होती है, जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, वन हो गया, घास हो गई, घास के जो मैदान होते हैं, मरुस्थल यानी जो रेगिस्तान है जहाँ पर रेती रेत पाया जाता है, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे है जलीय आवास। तो जो जल में रहते हैं, सिंपली बात है, जलीय आवास क्या होता है, जो जलीय आवास, तो जो जल में रहते हैं। जैसे कि जलीय आवास में देखते हैं, जलाशय आपका होगा, दलदल हो गया, जो दलदल होता है यानी जो जिसमें दलदल, जिसमें अगर कोई फंस जाए तो वो नीचे नीचे आपका जाता रहता है। इसी तरह झील आपकी लेक होती है। नदियाँ जो जल से आपके संबंधित है, नदी यानी इसमें क्या पानी बहता है, समुद्र पानी रहता है, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो वाटर के अंदर रहते हैं, यानी वो जो जहाँ पर रहते हैं वो क्या होगा, आप उनका जलीय आवास हो गया। यानी पौधे और जंतु जो जल में पाए जाते हैं वो जलीय आवास आपका होगा। सेकंड पॉइंट है, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में भी बहुत क्या होती है, विषमताएं आपको मिलेगी। बहुत सारी इसमें क्या होती है, आपको इसमें विशेषताएं यानी विषमताएं इसमें मिलेगी अलग अलग आपको। यह सभी क्या है, जलीय आवासों के लिए भी सत्य है, यानी जलीय आवासों में भी आपका सत्य मिलता है। चलिए आगे है, नेक्स्ट टॉपिक है
जैव घटक, जैव घटक किसको बोलते हैं? जो जैव घटक होता है, होता क्या है? तो जैव का घटक यानी किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। यानी जैव घटक वो बोला जाता है जिसे, जैसे किसी किसी का आवास है यानी किसी का घर में जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, किसी भी तरह का जीव हो, वो सारे के सारे या तो फिर वो पौधे हो या जंतु, उसके क्या होते हैं? जैव घटक होते हैं। अजैव घटक क्या हो? यानी जिसका घर होता है, ये क्या होता है? सजीव आपके पाए जाएंगे जीव जो है। और अजैव घटक यानी चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव जो वस्तु होगी, जैव घटक वो होते हैं जो सजीव वस्तु होते हैं जो श्वसन करती है यानी जो सांस लेती है। और अजैव घटक वो होते हैं निर्जीव चीज़ें जो सांस नहीं लेती है, क्या? श्वसन नहीं लेते। तो चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। तो ये सारे क्या है? अजैव घटक आपके होते हैं जो सांस नहीं लेते। अगला टॉपिक है विभिन्न आवासों की यात्रा, यानी डिफरेंट जो आवास है, जो घर है, उनकी जो यात्रा है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कुछ स्थलीय आवास, यानी जो स्थलीय आवास होते हैं, जमीन के जो आवास है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें मरुस्थल, जो रेगिस्तान से आपका जुड़ा है, मरुस्थल। तो मरुस्थल में क्या है? मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधे में होता है। आगे है इसमें मरुस्थलीय जंतु। तो मरुस्थलीय जंतु यानी जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं जो एनिमल्स हैं, वो उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। तो जो मरुस्थल में, जैसे मरुस्थल में ऊंट आपने देखा, तो ऊंट के जो पैर थे वो लंबे थे, लेकिन जो मरुस्थल में जो सांप रहता है या जो चूहा रहता है या जो अदर प्लांट, जो अदर एनिमल्स रहते हैं, मरुस्थली जो जंतु होते हैं, उनके पैर ऊंट की तरह लंबे नहीं होते हैं। इसी तरह आपके दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। तो अगर जो सुबह का टाइम यानी जो दिन का समय रहता है, तो दिन के टाइम में यानी गर्मी से बचने के लिए जो सांप होते हैं, चूहे होते हैं, तो वे जो अपना बिल बना के रखते हैं, तो वो बिल जो होता है उसका भूमि के ज़्यादा अंदर होता है, तो वे अपने भूमि के अंदर जो गहरे बिल वे बनाते हैं उनके अंदर रहते हैं। तीसरा पॉइंट है रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, जब रात्रि होती है, नाइट के टाइम पर जब टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है, तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर जब कम हो जाता है यानी ठंडा जो होता है, ठंडा इन्वायरमेंट हो जाता है, तब वे जंतु कहाँ निकलते हैं? बाहर की ओर निकलते हैं, यानी अपने बिलों से बाहर आते हैं। अगला है मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे। तो मरुस्थल में जो उगते हैं यानी कुछ पौधे हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लेना है। कहाँ पर लेना है? कक्षा में लेना है। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से आपको ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। फिर क्या करना है? गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए। फिर जो गमले में आपने पौधे रखे हैं उन्हें आपको धूप में यानी जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती है वहाँ पर आपको रखना है, तथा कुछ घंटे बाद इनका क्या करना है? आपको परीक्षण करना है, इनको देखना है। आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। आगे है मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां काटोशूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहाश में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। इन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है इसमें तने में। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में क्या होती है? सहायता करती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो बहुत गहराई तक क्या इसमें चली जाती है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वत जहाँ यानी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में होता क्या है?
तो पर्वतीय क्षेत्र में है ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। जो पर्वत यानी जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे, पहाड़ों की तरफ आप जितने ज़्यादा आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, उसमें जो आपको क्षेत्र मिलेगा, जो आवास आपका जो रहने का स्थान होता है वो कहाँ, यानी जो वहाँ पर आपको ठंड मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठंड आपको लगनी शुरू हो जाएगी। और इनमें तेज हवा भी चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। तो कुछ जो शीतकाल में क्या होता है, बर्फ पिघलती। हिमपात का मतलब है बर्फबारी, बर्फबारी यानी बर्फ गिरना। शीतकाल जब आपका यानी सर्दी का समय, सर्दी का जो समय होता है शीतकाल, तो उसमें बर्फ भी गिरनी स्टार्ट हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। ये वृक्ष कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनकी जो शाखाएं आपको दिखेगी वो कैसी दिखेगी, तिरछी आपको दिखेगी। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है, कुछ की पत्तियां सुई की तरह होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम में सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन भी हो सकता है। तो इसमें आगे देखते हैं फिर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो जंतु, जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। जो जहाँ पर रहने लगता है उसकी जो बॉडी है वो इसी तरह की हैबिचुअल हो जाती है, यानी उसे आदत पड़ जाती है। जैसे आप इन्वायरमेंट में रहना, जैसे आप हो अभी, आप जो है गर्मी का टाइम अभी था, इससे पहले तो क्या आप गर्मी में रहते थे, अब सर्दी का सीज़न आ गया तो सर्दी में भी आप उसका की जो बॉडी है वो उसी तरह यानी उसी इन्वायरमेंट में आपकी ढल जाएगी। तो इसी तरह जो पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उनकी जो बॉडी है वो उसी तरह अपने आप को ढाल लेती है, यानी उन्हें आदत हो जाती है पर्वतीय क्षेत्र में रहने की। तो उसी के अनुकूल वो रहते हैं। उनकी जो दूसरा पॉइंट है, उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनको बचाव करती है। तो उनकी जो मोटी स्किन होती है, यानी जो मोटी मोटी त्वचा है या फिर जो स्किन है या फिर जो उनके फर होते हैं, फर जो है यानी पंख जो होते हैं वो उन्हें ठंड से बचाते हैं। उदाहरणतः यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया जो शरीर यानी जो गर्म रखने के लिए जो याक है, याक की जो बॉडी होती है उसमें याक के शरीर पर क्या होता है, यानी उसकी बॉडी पर लंबे लंबे आपको हेयर मिलेंगे, बाल आपको देखने को मिलेगी। तो उससे क्या होता है, जो उसका शरीर होता है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है। कैसा रहता है, उसका शरीर जो होता है वो गर्म आपको रहता है। चलिए आगे हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। पहाड़ी जो तेंदुआ होता है उसके शरीर पर क्या होता है, फर आपको दिखाई देंगे। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। जब वो बर्फ पर चलता है तो उसके जो पैर होते हैं वो उसे पैर जो होते हैं वो ठंड से उसे बचाव करते हैं, जो फर उसके लगे हुए हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो जो बकरी है उसके जो खुर होते हैं, जो पैर उसके होते हैं वो भी जो ढालदार यानी चट्टानों पर दौड़ने के लिए उसे क्या बनाते हैं, अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। जैसे जैसे हम पर्वत की ओर बढ़ेंगे यानी ऊपर की ओर, यानी और ऊपर जैसे हम चढ़ते रहेंगे पर्वत पर, तो उसका जो रहने का जो परिवेश है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे, उसमें आपको बदलाव दिखेगा। और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में भी क्या पाएगी, विविधता इसमें देखने को मिलेगी। अगला टॉपिक है घास स्थल। तो घास स्थल कैसा है, घास का जो स्थल है, तो घास स्थल में देखते हैं। घास स्थल में हमने लिया शेर, पहला हमने क्या लिया, शेर इसमें लिया। तो शेर जो है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। जो शेर होता है या तो वो वन में रहता है, पेड़ों में, घने पेड़ जंगलों में, या फिर जो घास स्थल होता है जहाँ पर घास ज़्यादा होती है वहाँ पर वो रहता है। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। तो जो शेर है वो किसे मारकर खाता है, हिरन को मारकर खाता है। यह जो शेर होता है यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। मटमैले यानी हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरन को आपने देखिए, तो इसमें एक शेर और एक हिरन आपका देखना है। वे
इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर स्थित है। दोनों की जो आंखें हैं वो उसकी स्किन यानी जो चेहरे उस पर ही स्थित है। वे चेहरे के सामने है अथवा पार्श्व में है। शेर के अगले पैर के नखून, शेर के अगले पैर के जो नखून होते हैं वे लंबे होते हैं। ये आपके नखून है, शरीर के जो नखून है। चलिए, शेर के अगले पैर के जो नखर होते हैं यानी नखून इसको बोला जाता है। नखर यानी जो नखून होते हैं वे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करते हैं। तो शेर की जो ये संरचना है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, शेर की जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है यानी जो उसके नखून है, तो वो उसके जो जीवन यापन है उसे जीने के लिए जो सहायता करते हैं, जिससे वो अपना जो हिरन है उसको मारकर खा लेता है, यानी उसके जीवन यापन पर ये आपका डिपेंड है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। जब घास सूख जाती है तो घास सूखने के बाद कैसी लगती है, यानी हल्की सी जो भूरे रंग की होती है, तो उसी वजह से जो शेर का जो कलर है वो भी भूरे रंग का रहता है। तो उसमें जो उसे आसानी रहती है, जिससे जो घास सूख जाते हैं वो उसमें इजीली क्या होता है, रह पाता है, इजीली उसमें रहता है, जिससे जो शिकार आता है, शिकार को जो शेर है वो दिखता नहीं और वो इजीली उसका शिकार कर लेता है, यानी शिकार करके उसको खा लेता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसमें वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होते हैं। तो चेहरे के जो सामने की जो उसके आंखें हैं वो उसे वन में दूर तक यानी शिकार को उसे खोजने में उसकी हेल्प करती हैं, उसकी जो आंखें हैं शेर की। चलिए नेक्स्ट, अब हम हिरन की बात करते हैं। हिरन, तो हिरन की बॉडी देखते हैं, हिरन में क्या क्या इसमें है। तो हिरन जो है एक दूसरा जंतु क्या है आपका, हिरन है, जिसे शेर मारकर खाता है। तो हिरन जो वन या घास स्थल में रहता है, तो हिरन भी कहाँ पर रहता है, या तो वन में मिलेगा या फिर घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं, यानी जो पौधे हैं, जो प्लांट्स है, उसके जो कठोर तने होते हैं उनको चबाने के लिए इसमें क्या होता है, इसके जो दांत होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु को जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। तो उसके लंबे कान, जो उसके लंबे कान होते हैं उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते रहते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में, जो इसके सिर के जो पार्श्व में जो दोनों जो स्थित जो आंख है उसे प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। ये क्या खतरे को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकती है। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होते हैं। तो हिरन जो है वो तेज भागता है, जिससे वो शिकार से यानी शिकारी का शिकार बनने से भाग सके, बच सके। शेर, हिरन तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत से विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। जीवित रहने के क्या बनाती है, योग्य बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है अगला टॉपिक क्या है हमारा, कुछ जलीय आवास। तो अब हम बात करते हैं जलीय आवास की, यानी जो जलीय आवास है जल में रहने वाले। तो सबसे यानी पहला आता है समुद्र, पहले नंबर पर आता है समुद्र की बात करते हैं हम। इसमें जो सी होता है, तो समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो मछली का आपने देख ही लिया, मछली के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। तो इसमें क्या है, जो स्क्विड और ऑक्टोपस होते हैं उनका जो शरीर होता है उनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। ये भी कहाँ पर रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। जो समुद्र की गहराई होती है, तलह होता है, तली में वे रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, लेकिन जब वो जल में यानी जब वो वाटर में सर्वाइव करते हैं, वाटर में चलते हैं, स्विम करते हैं, तो उसमें उस टाइम पर जो उनकी बॉडी होती है उस बॉडी पर उनकी धारा रेखीय बना जाती है। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल
क्लोम होते हैं, तो सांस लेने के लिए इनमें जो गिल होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो उनसे सांस लेते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते, जिसमें डॉल्फिन और जो व्हेल है, व्हेल जो होते हैं, इसमें ऐसे जंतु भी है जिसमें क्या नहीं होते, गिल्स इनके नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वारा अथवा वात छिद्रों द्वारा क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं, तो ये जल में बिना सांस लिए भी यानी काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकर श्वसन, जल से बाहर आकर क्या करते हैं, श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। आगे है अब हम कुछ जलीय आवास हम देख रहे हैं। समुद्र के बाद आता है तालाब और झील। तो तालाब और झील में क्या है, चलिए पहला पॉइंट है तालाब, झील, नदियां एवं नालों में पौधों को उगे देखा है। संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को क्या करना है, आपको बाहर निकालना है। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है। कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तरलता की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। आगे है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना कैसा होता है, लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवहन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह भी होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है, तो बहता यानी जल जो है वो बाहर रहा है तो उसमें इनकी इजीली क्या होती है, जो पत्तियां होती है वो मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। आगे है अब आपका मेंढक। तो जल मेंढक की बात करते हैं। अब मेंढक क्या है, तो मेंढक क्या, पहला पॉइंट है मेंढक का। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। तो मेंढक जो है वो कहाँ पर मिलता है, तालाब में आपको मिलता है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। तालाब के यानी अंदर यानी जल में भी रहता है और जो स्थल यानी जमीन पर भी रहता है। इसके पशुपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसके पश्चात में जालयुक्त पादुंगलियां होती है और जो उन्हें तैरने में सहायता करती है, हेल्प करती है। अब हमारा है हमारे आसपास के जो जीव है, हमारे आसपास के जीव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हमारे आसपास के जो जीव है, जैसे वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचे तो वृक्ष, आरोही लता मिलती है, विसर्पी लता मिलती है, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, वायु, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई, माश, वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ क्या है इसमें एग्जाम्पल आपके है, उदाहरण है। अगला टॉपिक है अब हमारा, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता हो। जितने भी सजीव होते हैं जो सांस लेते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, जरूर होती है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो भी सांस लेगा उसे भोजन चाहिए ही चाहिए, यानी खाने के लिए उसे खाना चाहिए। सांस लेने के लिए तो उसे जो भी सजीव है यानी जो लिविंग चीज़ें हैं जो सांस लेती है उसको जो भोजन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है, भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर भी डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। उससे क्या मिलती है, उसे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए, अगला पॉइंट है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। जितने भी जीव है उनमें जो वृद्धि होती है वो परिलक्षित होती है। जंतुओं के बच्चों में, जो जंतु हैं एनिमल्स हैं उनके बच्चे भी क्या करते हैं, वृद्धि और बड़े होते हैं। वृद्धि कर कैसे, बड़े यानी वयस्क हो जाते हैं। कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। कुत्ते के पिल्ले कैसे, वयस्क यानी कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वे भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा जो मुर्गी का बच्चा है वो वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है।
आगे है अगला पॉइंट हमारा, पौधे की भी वृद्धि करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो भी बढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात है, तो कुछ विकसित है, डेवलप्ड है। ये सभी वृद्धि की विभिन्न वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं, स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखना, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। और वृद्धि सभी चीज़ों में होती है। जो वृद्धि है वो जितने भी सांस लेने वाले जो यानी जो जीव है सभी में आपकी वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है, क्या अगला जो टॉपिक है हमारा, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं। जितने भी सजीव है वो सारे के सारे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। हाँ, हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। तो जो बाहर की, जब हम सांस लेते हैं तो हम CO2 छोड़ते हैं और O2 को क्या करते हैं, गहन करते हैं O2 का। तो इसमें O2 हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा, एक पार्ट है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। आगे है, इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। जो केंचुआ होता है वो जो उसकी स्किन है उसके द्वारा ही वो सांस लेता है। मछली के गिल होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से वे जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या पौधों में भी श्वसन, जो पौधे हैं क्या पौधे भी श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। तो जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं वो भी क्या सांस लेते हैं। तो पौधे, पहला पॉइंट है, पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिनों रात दोनों में ही क्या होता है, निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो क्या सभी जो जितने भी सजीव होते हैं वो उद्दीपन के प्रति क्या है, अनुक्रिया करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीले वस्तु पर पड़ जाता है तो आप अपने पैर को क्या करते हो, एकदम से आप अपने पैर देखते हो कि पैर में क्या हो गया एक अचानक से। तो इसी तरह यानी कांटे या नुकीले वस्तु चिढ़ती है तो जब वो लगती है तो दर्द होता है। दर्द होने की वजह से हम एकदम से अपना जो पैर है उसको देखते हैं। तो ये क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। दूसरा पॉइंट है, जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं जो आपको पसंद है, आप उस व्यंजन को उसे देखोगे तो आपके मुंह में क्या होगा, यानी उसके आपके मुंह में पानी आ जाएगा उसे देखते ही। तीसरा पॉइंट, आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपके प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ एग्जाम्पल थे। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है, क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। जो दूसरे जंतु है उनमें भी क्या होता है कि उद्दीपन के प्रति क्या है, अनुक्रिया होती है। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देगा। जब आप खाना, सिंपली आप गाय ले लीजिए, जब आप गाय को खाना देने के लिए यानी गाय को रोटी देने के लिए जाते हो तब उसका जो बिहेवियर, उसका जो व्यवहार है उसको आपको ध्यान से देखना है। वे भोजन देखते हैं यानी अचानक अधिक चैतन्य हो जाते हैं। तो भोजन को जब वो देखते हैं एकदम क्या बेचैन हो जाते हैं, चैतन्य यानी बेचैन इसमें हो जाते हैं। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। जब जंगली जो जानवर है उस पर आप टॉर्च की जो लाइटें होते हैं वो डालते हो तो वो अचानक से क्या होते हैं, भाग
चले जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं, यानी रसोई घर जो आपका किचन है उसमें आप लाइट ऑन करोगे रात के टाइम पर, तो जहाँ उसमें कॉकरोच अचानक से क्या होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं वो अचानक से छिपने के स्थान पर भाग जाते हैं, यानी छिप जाते हैं। अगला पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है, क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जो पौधे हैं वो भी उद्दीपन के प्रति क्या जो अपनी अनुक्रिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट, कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। जो पौधों के जो पुष्प होते हैं यानी जो फूल होते हैं वो केवल नाइट के समय ही खुलते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, यानी सूर्यास्त होते ही वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। छुई मुई जो गुलमेंदी के पौधे की पत्ते छूने पर अचानक क्या हो जाते हैं, मुरझा या सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति क्या अनुक्रिया के कुछ एग्जाम्पल थे। आगे है सजीवों में उत्सर्जन। जो सजीव है यानी जो लिविंग चीज है उसमें उत्सर्जन की बात की गई है। तो पहला पॉइंट इसमें सभी सजीव जो है वो भोजन करते हैं, यानी एनर्जी के लिए, जीने के लिए उन्हें क्या भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का क्या करता है, उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी जो वेस्टेज होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। जो एनर्जी की जो चीजें है जो शरीर के लिए काम में आती है उसे रख लेते हैं और वेस्टेज आपका जो है वो बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट है, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो इसी प्रक्रम को क्या, इसी प्रोसेस को उत्सर्जन बोला जाता है। फिर है आपका क्या, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। जो पौधे हैं उनमें भी उत्सर्जन होता है क्या। पहला पॉइंट, हाँ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। कैसे, परंतु इनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। कैसे भाई, कुछ पौधों में यह अवशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य साथ जनरली एक सिम्टम होता, लक्षण आपका होता है। आगे पॉइंट आता है, क्या सभी सजीव क्या होते हैं, प्रजनन करते हैं। जो सजीव होते हैं यानी जो लिविंग चीजें हैं वो क्या करती है, प्रजनन जो है वो करती है। प्रजनन यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वो करती है। तो पहला इसमें आता है, जैसे आपने कबूतर देखा या फिर कोई दो पक्षी होता है उसके जो नीड होता है, घोंसले आपने देखे हैं, वे नीड में क्या होते हैं, अंडे देते हैं। वे जो नीड बनाते हैं उनमें अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो अपने जैसी वो क्या जो संतान होती है उसको उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट जो एनिमल्स है उनमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके से होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जो जंतु होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, एग देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, जैसे मुर्गी हो गई। तो आगे है, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जो जंतु होते हैं वो किसे जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी क्या है, प्रजनन करते हैं। जो पौधे हैं, प्लांट्स है, वो भी प्रजनन करते हैं। पहला पॉइंट है, जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। कैसे, पौधे से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे, यानी जैसे आपने देखा होगा जो आप फसल उगाते हो तो वो बीजों से उगाती है, यानी पौधों में जो प्रजनन होता है वो बीजों के माध्यम से होता है, सीड के माध्यम से होता है। तो इसमें पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, यानी पौधे का काट कर भी आप दूसरा पौधा यानी काट कर भी क्या होते हैं, आप जो है कलम के द्वारा भी पौधा उगा सकते हैं। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। कि फिर आपका अगला, क्या सभी सजीव गति करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। पहला पॉइंट है, जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा हम कर ली है। दूसरा पॉइंट है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनका शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है, मूवमेंट भी आपको दिखाई देगी। अगला है, क्या पौधे जो प्लांट्स होते हैं वो भी गति करते हैं, प्लांट्स भी गति करते हैं।
पहला पॉइंट है पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, वो जकड़े हुए रहते हैं, यानी भूमि जो होती है उसको जकड़े हुए रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। अगला पॉइंट, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में क्या होते हैं, वहित होते हैं। अगला पॉइंट है, आपने पौधों में अन्य प्रकार की जो गति भी देखी होगी। जो पौधा है, जो प्लांट्स है, उसमें आपने जो डिफरेंट टाइप की गति भी, मूवमेंट भी देखी होगी, जैसे पुष्पों का खिलना और बंद होना। जो पुष्प यानी जो फूल होते हैं उनका खिलना और उनका जो बंद होना, यानी कभी फूल खिल रहे हैं और कभी फूल जो है बंद हो रहा है, यानी तो ये भी आपने, ये क्या है इसका, पौधे भी क्या करते हैं, गति करते हैं। अगला है नेक्स्ट टॉपिक, हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। जो निर्जीव वस्तु है उसको भी आप गति करते देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट है बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तु इसके एग्जाम्पल है जो क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। प्रकृति जो नेचर है उसमें विविध प्रकार के जीव है, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। जो सजीव है, जो लिविंग चीज है, वो अगर वो सांस ले रहा है तो वो मरेगा भी जरूर, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकते हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करे। अगर वो प्रजनन नहीं करेगा, अपने जैसा जो यानी प्रजन जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं करेगा, तो उसके जैसी जो संतान है वो उत्पन्न नहीं होगी। एक अकेला जीव प्रजनन के बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहते हैं जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। फिर आपका लास्ट टॉपिक है, फिर जीवन क्या है। तो जीवन है, जो लाइफ है वो क्या है, व्हाट इज द लाइफ। तो लाइफ किसमें पूछा गया है कि लाइफ है क्या। पहला है इसमें पॉइंट, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। जो गेहूं की बोरी होती है, जैसे आप गेहूं कटवाते हो तो गेहूं की जो बोरी है उसमें आपको अपना हाथ डालना है। फिर आपको कुछ गर्मी का, यानी अगर आप गर्मी जो है गेहूं की बोरी में आप अपना हाथ डालोगे तो आपका जो हाथ है वो गर्म, यानी गर्मी का आपको महसूस होगी। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये जो गर्मी उत्पन्न हुई है, ये जो बीज है वो सांस ले रहे हैं, उनके कारण ये उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या, तो आखिर जो जीवन है वो है क्या, इसका जो उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता। फिर भी हम क्या करते हैं, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की जो विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जो जीवन है वो कैसा है, सुंदर है। तो जो जीवन है वो सुंदर है। चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमने 9 चैप्टर जो था, हमने अपना 9 चैप्टर 9वां चैप्टर जो है वो अपना कवर कर लिया, सजीव जो था हमारा। चलिए इसमें जो 9वां चैप्टर था वो भी हमने अपना देख लिया। 9 चैप्टर हमारे आज हो गए। चलिए सजीव जो आपका है, लिविंग जो था, उसमें जो फीचर्स थे, उसका जो आवाज़ था, जो रहने का जो, वो हमने इसमें डिस्कस किया 9 चैप्टर में। नेक्स्ट अगला कल जो हम चैप्टर करेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर अपना 10वां चैप्टर अपना करेंगे। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।